हेलो दोस्तों। तो स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल के अंदर। तो अपन बात कर रहे थे राजस्थान के जीके के बारे में, जिसके अंतर्गत अपना जो पहला जो मुख्य बिंदु रहा था, जिसके अंदर अपना पहला टॉपिक था, वो था अपना राजस्थान का परिचय, जिसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स थे जो अपन ने क्लियर किए, जिसमें राजस्थान की उत्पत्ति, उसका नामकरण, उसका विस्तार, क्षेत्रफल, पड़ोसी राज्य, देश और उसकी बाउंड्रीज थी, उसके बारे में अपन ने पहले डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड अपना जो टॉपिक था, उसके अंदर अपन राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, और उसका एक वीडियो अपने पहले अपलोड हो चुका है। ये अपना उसका सेकंड वाला पार्ट है, जिसमें राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की बात की गई है। सेकंड वाले पार्ट के अंदर अपन मरुस्थल के अंतर्गत चल रहे थे। वैसे मैं आपको पिछली वीडियो के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ, जिससे आपको क्लियर रहे कि अपन पढ़ कहाँ रहे हैं। तो फर्स्ट वीडियो के अंतर्गत अपन ने बात की थी, वो थी अपने भौतिक प्रदेश। तो भौतिक प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको पता होगा वो 4 भागों में बांटा गया है। जिसके अंतर्गत फर्स्ट अपना जो आता है वो अपना आता है मरुस्थल, जिसको अपन थार का मरुस्थल भी बोलते हैं। दूसरा जो पार्ट आता है इसके अंदर अरावली आता है, अरावली पर्वतमाला भी बोलते हैं इसको। तीसरा इसके अंतर्गत आता है अपना दक्षिणी, तीसरा नंबर जो आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश, या अपन इसको बोल सकते हैं मैदानी प्रदेश। और चौथा इसके अंतर्गत आता है अपना दक्षिण का पठारी प्रदेश, या हाड़ौती का पठार, दक्षिण पठारी प्रदेश। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, हाड़ौती का पठार बोलते हैं। ये अपन डिस्कस कर रहे थे। जिसके अंदर अपना पहला जो टॉपिक चल रहा था वो मरुस्थल था, और मरुस्थल को भी अपन ने 2 पार्ट में डिवाइडेड करके पढ़ा था। जिसके अंदर मरुस्थल एक तो था अपना एरिड जोन, जिसमें शुष्क मरुस्थल आता है, एक अपना था सेमी एरिड, जिसके अंदर आ रहा था अपने अर्ध शुष्क मरुस्थल। ये किस तरह से डिवाइडेड किया गया तो वो भी मैं आपको बताया था कि जो रेनफॉल होता है उसके अनुसार इसको डिवाइडेड किया गया था। कि ये जो समवर्षा रेखा होती है, जिसके अंदर 0 से लगाकर 25 सेंटीमीटर जहाँ रेनफॉल होता है, उसको अपन एरिड जोन बोलते हैं या शुष्क मरुस्थल बोलते हैं। और दूसरा जो सेमी एरिड, या अपन बोल सकते हैं अर्ध शुष्क जो मरुस्थल होता है, उसमें जो रेनफॉल रहेगा वो अपने 25 सेंटीमीटर से लगाकर 50 सेंटीमीटर तक जो रेनफॉल रहेगा, उस प्रदेश को अपन बोल रहे थे अर्ध शुष्क प्रदेश। जिसमें शुष्क प्रदेश के अंतर्गत इसका दूसरा नाम अपन क्या बोल सकते थे, राठी प्रदेश बोल सकते थे। और इसको जो अर्ध शुष्क वाला था, इसको अपन बोल रहे थे बांगड़ प्रदेश, जो कि अरावली के जस्ट पूर्व की तरफ जो प्रदेश, जो पश्चिम की तरफ जो प्रदेश दे रखा है, उसको अपन बांगड़ प्रदेश कह रहे थे। जिसके अंदर पाली हैं, नागौर हैं, ये झुंझुनू हैं, ये वाले ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं। वैसे मैं आपको डायग्राम से भी थोड़ा बता देता हूँ। फिर अपन ने शुरू किया था, उसके अंतर्गत एरिड पढ़ रहे थे, मतलब शुष्क प्रदेश पढ़ रहे थे, शुष्क मरुस्थल पढ़ रहे थे। और शुष्क मरुस्थल को भी वापस अपन ने 2 भागों में स्टडी, या मतलब अध्ययन की दृष्टि से इसको वापस अपन ने 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया था। फर्स्ट इसके अंदर जो पार्ट आ रहा था वो था अपने बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, जिसके अंदर मतलब सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे, युक्त बोलेंगे। जहाँ पर दोहरे आपको दिखाई देंगे, मतलब रेत के जो दोहरे होते हैं, मतलब बालू का स्तूप जहाँ पर रहेंगे उसको युक्त बोलेंगे। और दूसरा इसी के अंदर मतलब शुष्क मरुस्थल, जिसको अपन राठी प्रदेश बोल रहे हैं, उसका जो दूसरा पार्ट जो था वो था बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ये अपन ने पहले वीडियो में बात कर चुके हैं। इसके अंदर बहुत सारे जो बालू का स्तूप बनते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। और इसी के अंतर्गत अपना दूसरा जो पार्ट रहेगा वो अपना है सेमी एरिड, जिसको अपन बोलते हैं अर्ध शुष्क प्रदेश। ये किस प्रकार से, वो मैं आपको थोड़ा इधर बता देता हूँ। जैसे कि अपन राजस्थान का मैप इस प्रकार से देखते हैं ड्रॉ करके, तो आपको पता है कि ये बीच में जो पर्वतमाला है इसको अपन क्या बोलते हैं, अरावली पर्वतमाला बोलते हैं। और इस इधर वाला जो पूरा पार्ट है इसको अपन क्या बोल रहे थे, मरुस्थल कह रहे थे। और मरुस्थल को वापस मैंने आपको बताया 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया। यहाँ से जो समवर्षा रेखा गुजरती है वो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, लेकिन मरुस्थल वाला जो पार्ट रहेगा इसको भी वापस 2 पार्ट में डिवाइडेड किया है। यहाँ से एक और समवर्षा रेखा गुजरती है, जिसको अपन बोलते हैं 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, जिसके अंदर बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर इसके अंतर्गत आता है। और जो जोधपुर का थोड़ा बहुत पार्ट इसी के अंतर्गत आता है। और इसी को अपन क्या बोल देते, एरिड जोन बोल देते, मतलब शुष्क प्रदेश बोल देते।
और जो 25 सेंटीमीटर से लगाकर 50 सेंटीमीटर के बीच वाला जो प्रदेश है, जिसको मैं आपको रेड करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये वाला जो रहेगा इसको अपन बोलते हैं सेमी एरिड, सेमी एरिड बोलते हैं, या अपन बोल सकते हैं अर्ध शुष्क प्रदेश। ये जो अब ये आपको बात पता चल गई होगी कि ये जो पार्ट है वो किसका पार्ट है, मरुस्थल का ही पार्ट है। लेकिन आज जो अपन डिस्कस करने वाला है वो किसके बारे में करने वाला है, अर्ध शुष्क प्रदेश के बारे में ही डिस्कस करने वाला है। ये जो मैंने कहानी बताई वो पहले की कहानी थी। तो आज का अपना टॉपिक जो है वो यहाँ से अपन शुरू करते हैं। तो मरुस्थल को दो भाग में डिवाइडेड किया गया है, जिसके अंदर एक तो है अपना शुष्क मरुस्थल और दूसरा अपना जो रहेगा वो है अर्ध शुष्क मरुस्थल, जिसको अपन बांगड़ प्रदेश भी बोलते हैं। शुष्क मरुस्थल जो मैं आपको बता दिया, इसको राठी प्रदेश बोलते हैं, जिसके अंदर जो रेनफॉल रहने वाला है वो 0 से लगाकर 25 सेंटीमीटर तक रेनफॉल रहने वाला है। और जो अर्ध शुष्क है जिसको अपन सेमी एरिड भी बोल सकते हैं या बांगड़ प्रदेश भी बोल सकते हैं, जिसका जो रेनफॉल रहने वाला है वो 25 से लगाकर 50 सेंटीमीटर रेनफॉल रहने वाला है। आज का अपना जो टॉपिक है वो है अपना अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल जिसको अपन बांगड़ प्रदेश बोलते हैं, और इसका जो रेनफॉल है वो 25 से लगाकर 50 सेंटीमीटर के अंतर्गत आता है। शुष्क मरुस्थल व अरावली के मध्य, ये बात मैंने आपको बता दी, शुष्क मरुस्थल जो कि अपन राठी प्रदेश भी बोलते हैं, और अरावली पर्वतमाला के मध्य भौतिक प्रदेश या अपन बोल सकते हैं भौतिक प्रदेश या 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले भौतिक प्रदेश को अपन क्या बोलेंगे, अर्ध शुष्क मरुस्थल कहेंगे। अर्ध शुष्क यानी सेमी एरिड डेजर्ट को अध्ययन की दृष्टि से पुनः कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर बहुत सारे डिवीज़न हो गए, आपको पता है कि शुष्क मरुस्थल पढ़ रहे थे, उसके अंदर भी वापस डिवीज़न हो गए अपने, कौन से, बालू का स्तूप युक्त, बालू का स्तूप मुक्त, इसके अंदर भी डिवीज़न हो गया। और वापस अपन बात कर रहे हैं कि अर्ध शुष्क के अंदर और अर्ध शुष्क के अंदर भी वापस कितने डिवीज़न आ गए, 4 पार्ट इसके अंतर्गत आएंगे। और 4 पार्ट कौन कौन से रहने वाले हैं, तो देख, तो एक फर्स्ट वाला अपना है लूनी बेसिन, फिर दूसरा अपना है नागौरी उच्च भूमि, और तीसरा अपना है शेखावटी अंतप्रवाह क्षेत्र, और चौथा अपने रहने वाला है गग्गर बेसिन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर अपन बात करते हैं कि इसको किस प्रकार से अपन समझेंगे, तो मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा भी आपको इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर आपको राजस्थान का मैप दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। तो मैंने बताया कि इसको कितने पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, तो अपने 4 भाग के अंदर इसको डिवाइडेड किया गया है, जिसके अंदर एक अपना जो पार्ट आता है वो कौन सा है, लूनी बेसिन, जो कि यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा इस प्रकार से। ये अपना फर्स्ट पार्ट हो गया। अपन पढ़ रहे क्या है, तो सेमी एरिड पढ़ रहे, ये वाला प्रदेश, मतलब ये जो मैंने आपको पूरा रेड करके बता रहा हूँ इस प्रकार से, ये इसके सेमी एरिड के अंतर्गत आता है। तो इसके अंदर जो पार्ट आने वाला, एक तो लूनी बेसिन जिसको अपन गोडवाड़ प्रदेश भी बोलते हैं, जो लूनी नदी है जो अजमेर के नागपाड़ी से निकलती है, तो ये जो है वो मारवाड़ के अंदर बहती है, और ये जो प्रदेश है उसको गोडवाड़ प्रदेश भी बोलते हैं। दूसरा जो पार्ट है, दूसरा अपना जो पार्ट रहने वाला है वो है नागौरी उच्च भूमि, जिसको नागौरी अपलैंड भी बोलते हैं। तीसरा इसके अंतर्गत आने वाला है शेखावटी अंतप्रवाह क्षेत्र, जो शेखावटी के जो जिले हैं जिसमें सीकर, झुंझुनू और चूरू इसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आ जाएगा अपने शेखावटी रीजन के अंदर। और चौथा अपना है गग्गर प्रदेश, जिसके अंदर गग्गर नदी बहती है, जिसके अंदर गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसको आपको 4 पार्ट में डिवाइडेड करके आपको पढ़ना है। इसकी क्या विशेषता है वो अपन आगे डिस्कस करते हैं। तो ये मैंने आपको डायग्राम से बता तो दिया है कि किस प्रकार से इसको डिवाइडेड किया गया है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट के, फर्स्ट अपना जो रहने वाला है वो है लूनी बेसिन, या अपन बोल सकते हैं जो लूनी नदी के आसपास वाला जो जगह है या क्षेत्र है, तो उसका जो कैचमेंट एरिया है उसी को अपन क्या बोलते हैं, लूनी बेसिन बोलते हैं। और इस क्षेत्र को गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो एक लैंग्वेज बोली जाती है वो गोडवाड़ी लैंग्वेज बोली जाती है, और इसी के नाम पर इसको गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है। जिसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, तो देखेंगे आप, जोधपुर, पाली से सटा हुआ जो भी मारवाड़ वाला जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। पाली आपको पता है 8 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ में क्या करता है, बाउंड्रीज बनाता है, और उसके साथ में जो मारवाड़ के जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं जो बाउंड्रीज बनाते हैं वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, गोडवाड़ बेसिन के अंदर आएंगे। तो आप देखते हैं पाली के जस्ट ऊपर की तरफ हैं जोधपुर, जोधपुर के
पास नीचे की तरफ अपन थोड़ा सा बढ़ते हैं तो क्या आता है, बाड़मेर आता है। फिर अपन थोड़ा नीचे बढ़ते हैं तो जालोर और फिर सिरोही आता है। तो ये जब पाली के जो आसपास वाला जो मारवाड़ है वो क्या कहलाता है, अपने गोडवाड़ बेसिन बोला जाता है। और गोडवाड़ बेसिन जो है उसका ही क्या नाम है, लूनी बेसिन उसका नाम है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं, इस क्षेत्र में लवणीय पादप पाए जाते हैं जो मुख्यतः बाड़मेर में मिलते हैं, या जिसको अपन हेलोफाइट्स भी बोलते हैं। आपको पता है जो लूनी नदी है जो कि नागपाड़ी अजमेर से निकलती है, और ये अपने अजमेर और फिर अपने नागौर, जोधपुर, पाली और ऐसे जालोर, सिरोही में होते हुए बहती है। और मुख्यतः इसका जो विस्तार है वो जालोर के अंतर्गत आता है। जब ये लूनी नदी क्या करती है कि बाड़मेर के अंदर जाती है, तब यहाँ पर क्या हो जाता है, कुछ बाड़मेर में जो बालोतरा वाला स्थान है वहाँ पर जो है कुछ ऐसे भूमि जो है वो लवणीय है, मतलब ऐसे बोलते हैं उस भूमि के अंदर सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब खारापन बहुत ज़्यादा है। तो उसकी वजह से ये जो नदी है उसका जो पानी होता है वो क्या हो जाता है, खारा हो जाता है, या अपन बोल सकते हैं लवणीय हो जाता है। और वहाँ पर जो पादप पाए जाएंगे वो कैसे पादप होंगे, वो लवणीय पादप होते हैं। और मुख्यतः वो कहाँ आएंगे, तो बाड़मेर में, क्योंकि आपको पता है, मैंने बता दिया कि जो बालोतरा वाला स्थान है वो किसके अंतर्गत आता है, बाड़मेर के अंदर। बालोतरा से पहले इसका जो पानी रहता है वो कैसा रहता है, ऐसे सॉल्टी नहीं रहता, मतलब एक फ्रेश वाटर की तरह काम करता है। लेकिन जैसे ये बाड़मेर की भूमि के अंदर प्रवेश करती है नदी, तो इसका जो पानी है वो कैसा हो जाता है, लवणीय हो जाता है, मतलब खारा हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है नहड़ का रन। ये क्या है, तो नहड़ दलदली क्षेत्र जो जालोर में इसी क्षेत्र में स्थित है। नहड़ एक ऐसा रन है, जिस रण अपन बोल सकते हैं, जो लवणीय भूमि होती है वो दलदली हो जाती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, रण बोलते हैं। और नहड़ का रन है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो नहड़ का जो रन है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो जालोर के अंतर्गत है। और ये भी किसी का पार्ट है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ये लूनी बेसिन का ही पार्ट है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो यहाँ पर अपना जो फर्स्ट टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसको अपन बोलते हैं लूनी बेसिन। और किसका ये पार्ट है, तो आपको ध्यान रखना है अर्ध शुष्क प्रदेश का पार्ट है। और अर्ध शुष्क प्रदेश जिसका दूसरा नाम क्या है, बांगड़ प्रदेश। और यहाँ पर जो इसका डिवीजन किस प्रकार से किया गया है, तो वो रेनफॉल के अनुसार किया गया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं नागौरी उच्च भूमि, या नागौरी अपलैंड भी बोल सकते हैं इसको। थोड़ा ऊंचा जो पार्ट है जो नागौर के अंदर, उसी को अपन क्या बोलते हैं, नागौरी उच्च भूमि बोलते हैं। इस क्षेत्र में लवणीय झीलें सर्वाधिक पाई जाती हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि अपन या तो लवणीय झील बोल सकते हैं या खारे पानी की झीलें। एक तो अपन को क्वेश्चन देखने को मिलता है कि सर्वाधिक झीलें कहाँ पाई जाती हैं, तो अपना आंसर रहेगा कहाँ पर, उदयपुर, क्योंकि उदयपुर को अपन क्या बोलते हैं, झीलों की नगरी कहते हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन ऐसे अप्लाई किया जाए कि लवणीय झीलें सर्वाधिक कहाँ पाई जाएंगी, तो वो किसके अंतर्गत आएगी, नागौर के अंतर्गत पाई जाती है, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर लवणीय या खारे पानी की झीलें स्थित हैं। फिर एक यहाँ पर आता है कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी, या जिसको हम्प बेल्ट भी बोलते हैं। ये भी कहाँ स्थित है, तो ये ध्यान रखना, ये नागौर और उदयपुर के मध्य स्थित अधिक फ्लोराइड, यहाँ पर क्या है, फ्लोराइड की मात्रा अधिक है। कहाँ से कहाँ तक, तो नागौर से लगाकर अजमेर के बीच के मध्य स्थित अधिक फ्लोराइड वाले क्षेत्र को कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी कहा जाता है, जिसके कारण यहाँ पर फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। देखो ये जो भूमि है, मतलब नागौर से लगाकर अपन कहाँ तक चलते हैं, अजमेर तक, तो उसके मध्य क्या है, उस भूमि के अंदर फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। और इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि लोग जो पानी उपयोग कर रहे हैं उनके शरीर के अंदर ऐसे कुब्बड़ निकल जाती है, किसकी वजह से, फ्लोराइड की ज़्यादा मात्रा की वजह से, या उनकी शरीर के अंदर क्या आ जाता है, बांकापन आ जाता है। और उसी के नाम पर, उसी एरिया को, उसी डिजीज़ के नाम पर उसको क्या बोलते हैं, कुब्बड़ पट्टी, या क्या बोलते हैं, बांका पट्टी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बांका पट्टी कहाँ स्थित है, बांका पट्टी राजस्थान में किस जगह स्थित है, तो अपन बोलना है नागौर व अजमेर के बीच में, जहाँ पर कहाँ है ज़्यादा फ्लोराइड की मात्रा है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, बांका पट्टी कहते हैं। फिर नेक्स्ट बात आती है अपने शेखावटी अंत प्रवाह क्षेत्र। ये अंत प्रवाह क्षेत्र क्यों बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या है, कुछ नदियाँ थी जो कि अब क्या है, अंत प्रवाहित हैं, जो बाहर की तरफ दिखाई नहीं देती हैं, तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, अंत प्रवाह क्षेत्र बोलते हैं। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ पर दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि एक तो अपना है लूनी बेसिन
और दूसरा अपना क्या है, गग्गर बेसी। तो दो पार्ट तो ऐसे हैं जो कि नदियों से रिलेटेड है। कौन सी, लुनी नदी है और गग्गर भी क्या है, नदी। तो ऐसे आपको याद रह जाएगा। और दूसरा है अपने ये बीच में वाले जो दो पार्ट है, गग्गर सबसे उत्तर में रहेगा, लूनी अपन देखते हैं तो सबसे नीचे की तरफ, ऐसे पार्ट अपन ने देखा था तो सबसे नीचे की तरफ भी ऐसे दिखाई दे रहा है। तो सबसे ऊपर है गग्गर जो कि नदी वाला पार्ट है, और सबसे नीचे है वो लूनी वाला, वो भी नदी वाला पार्ट है। बीच में रहे दो प्रदेश, जिसमें एक बीच वाला अपलैंड पार्ट है जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, नागौरी उच्च भूमि, और दूसरा है अंत प्रवाह क्षेत्र वाला पार्ट। ये अंतर प्रवाह का जो क्षेत्र है, वो जो सिस्टम है उसको अपन बोलते हैं शेखावटी अंतर प्रवाह क्षेत्र बोलते हैं। तो आपको इस प्रकार से याद रह जाएगा। तो शेखावटी अंतर प्रवाह क्षेत्र, इस क्षेत्र में झुंझुनू, सीकर और चूरू इसके अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान रखना है कि शेखावटी अंतर प्रवाह, नाम से पता चल रहा है शेखावटी, और शेखावटी में 3 जिले मुख्यतः आते हैं। एक तो अपना झुंझुनू, सीकर और चूरू इसके अंतर्गत आते हैं। ये बात ध्यान रखनी है कि शेखावटी में जिले तो कितने आते हैं, 3 आते हैं। लेकिन यदि पूछा जाए कि शेखावटी के जो जिले हैं वो कितने संभाग में बटे हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है 2 संभाग में बटे हुए हैं। क्योंकि आपको पता है कि झुंझुनू और सीकर वाले जो 2 जिले हैं वो कौन से संभाग के अंतर्गत आते हैं, तो वो जयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन चूरू वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो किसके अंतर्गत आता है, बीकानेर संभाग के अंतर्गत आता है। ये बात भी आपको सामान्यतः ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट बात आती है जोहड़। जोहड़ किसको बोलते हैं, तो शेखावटी में पाए जाने कच्चे कच्चे जो कुएं होते हैं, पानी के जो कच्चे कुएं होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, जोहड़ बोलते हैं। या अपन इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, जो नेचुरल वेल्स होते हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, जोहड़। इसका निर्माण कृत्रिम रूप से नहीं किया जाता, ये नेचुरल तरीके से बनते हैं। मानसून के समय जब बारिश वगैरह होती है तब इनका क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इनको कच्चा कुआं बोलते हैं। और इन्हीं कच्चे कुएं को शेखावटी के अंतर्गत क्या बोला जाता है, तो जोहड़ कहा जाता है। लेकिन इन जोहड़ धीरे धीरे क्या हुआ, समाप्त की ओर बढ़ने लगे, मतलब इनका पुनरुत्थान करना जरूरी था। तो इसके लिए एक व्यक्ति आगे आए जिनका नाम क्या था, राजेंद्र सिंह। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे, तो अलवर से बिलोंग करते थे। तो इन्हीं के नाम पर, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, जोहड़ वाले बाबा भी कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि जोहड़ वाले बाबा किसको कहते हैं, तो राजेंद्र सिंह को बोलते हैं। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो अलवर से बिलोंग करते हैं। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक पॉइंट आता है अपना सर। तो सर किसको बोलेंगे, तो शेखावटी में पाए जाने वाले तालाबों को कहा जाता है, सर कहा जाता है। शेखावटी के अंदर जो तालाब होते हैं उनको एक ऐसा नाम से पुकारा जाता है जिसको अपन सर बोलते हैं। या आपको पता होगा कि आप वैसे शेखावटी के अंदर कुछ ऐसे गांव भी हैं जिनका नाम सर ऐसे पीछे लगता है। जैसे आपने देखा होगा सालासर जो बालाजी। तो ये सर जो वर्ड आ रहा है वो किसके लिए, एक तालाब के लिए डिनोट किया गया है। सालासर हो गया, जेजूसर हो गया, यहाँ पर भीमसर हो गया। ऐसे नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे अपन जैसे बीकानेर की तरफ बढ़ते हैं तो इस प्रकार से अपन को नाम देखने को मिलते हैं। जैसे राणासर हो गया। तो ये जो पीछे की तरफ जो सर शब्द आता है वो किसके लिए आ रहा है, वो तालाबों के लिए डिनोट किया जाता है। फिर अपन नेक्स्ट जो अपन बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बीड़ की बात करने वाले हैं। तो बीड़ किसको कहेंगे, तो शेखावटी में जो चारागाह जो भूमियाँ होती हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, बीड़ कहते हैं। और ये मुख्यतः जो कहाँ स्थित होती है, तो झुंझुनू के अंदर स्थित होती है। अब आपको 2 नाम ऐसे सिमिलर देखने को मिलेंगे। एक तो अपन को बीड़ देखने को मिलता है और दूसरा अपने देखने मिलता है बीहड़। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो बीड़ का मतलब तो हो गया, अब जो शेखावटी के अंदर जो चारागाह भूमियाँ होगी उसको अपन बीड़ कहेंगे। लेकिन बीहड़ किसको बोला जाएगा, ये आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जो चंबल नदी है उसके द्वारा जो अवनाली का अपर्दन किया जाता है या बेडलैंड ट्रोपोलॉजी जो की जाती है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, बीहड़ बोलते हैं। जिसको अपन उत्कात भूमि भी बोलते हैं, जो चंबल नदी के द्वारा बनाई जाती है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, बीहड़ बोलते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट आता है अपना तोरावाटी। तोरावाटी किसको बोलेंगे, तो आपको पता है कि सीकर के अंदर एक सीकर से लगाकर झुंझुनू तक एक नदी बहती है जिसका नाम है कांतली नदी। और कांतली नदी के जो दोनों तरफ जो कांतली नदी जो सीकर से लगाकर कहाँ बहती है, झुंझुनू तक बहती है। तो इसके जो दोनों और जो क्षेत्र हैं इसी को अपन क्या बोलते हैं, तोरावाटी बोलते हैं। इसके चारों ओर जो क्षेत्र हैं, इसके अफवाह क्षेत्र का जो क्षेत्र रहेगा इसी को अपन क्या बोलते हैं, तोरावाटी कहा जाता है।
जिसका विस्तार कहाँ तक है, तो सीकर और झुंझुनू में है। ये आपको ध्यान रखना है कि चूरू के अंदर कोई भी नदी नहीं है और बीकानेर के अंदर भी कोई भी नदी नहीं पाई जाती है। तो जो सीकर से ये कांतली नदी निकलती है और झुंझुनू तक ये बहती है, और इसके चारों ओर, इसके अपवाद क्षेत्र के चारों ओर जो क्षेत्र है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, तोरावटी क्षेत्र बोलते हैं। क्यों कहते हैं कि यहाँ पर एक तंवर वंशीय शासक रहते थे और उन्हीं के नाम पर इसको क्या बोला जाता है, तोरावटी कहा जाता है। मतलब तंवर वंशीय कोई शासक यहाँ पर निवास करते थे और उन्हीं के नाम पर इसका नाम तोरावटी रखा गया। फिर नेक्स्ट अपन बात आती है घग्गर बेसिन। तो 3 अपन ने पढ़ चुके हैं, कौन कौन से, एक तो अपने बात कर ली किसके, लूनी बेसिन की। फिर अपन ने बात कर ली नेक्स्ट अपने फर्स्ट, ये तो लूनी बेसिन हो गई। दूसरा अपने जो बात हो गई अपने नागौरी अपलैंड या नागौरी उच्च भूमि के बारे में बात कर ली। तीसरे अपने बात कर ली शेखावटी अंतःप्रवाह क्षेत्र की। और चौथी है इसके अंदर अपन बात करेंगे घग्गर बेसिन की बात करेंगे। घग्गर एक प्रकार की क्या है, एक नदी है जो कि कहाँ से निकलती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये निकलती है अपने हिमालय के शिवालिक जो पहाड़ियाँ है, शिवालिक जो पहाड़ियाँ है वहाँ से क्या करती है, ये निकलती है और राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ से ये क्या करती है, प्रवेश करती है। मैं आपको डायग्राम से बता देता हूँ। ये जो क्षेत्र हैं, मतलब ये जो एक तो अपना ऊपर वाला जो क्षेत्र है, एक तो गंगानगर है, दूसरा है अपना कौन सा, हनुमानगढ़। तो यहाँ से क्या करती है, ये हनुमानगढ़ जो जगह है वहाँ से ये क्या करती है, प्रवेश करती हैं और गंगानगर में होते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। कभी कभी ये पाकिस्तान की ओर भी बढ़ जाती है जब ज़्यादा इसके अंदर पानी आता है। तो वैसे मोस्टली ये गंगानगर के अंदर समाप्त हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि घग्गर नदी कहाँ कहाँ बहती है, तो आपको ध्यान रखना है ये बहती है अपने गंगानगर और हनुमानगढ़ में। और ऑप्शन के अंदर आपको कन्फ्यूजन करने के लिए बीकानेर भी दिया जाएगा, लेकिन आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि चूरू और बीकानेर के अंदर कोई भी नदी नहीं बहती है। तो यहाँ पर घग्गर बेसिन के बारे में बताया गया है कि ये गंगानगर और हनुमानगढ़ में बहती हैं। फिर नेक्स्ट अपने बात आती है काठी या बग्गी किसको बोलेंगे। तो इस बेसिन में पाई जाने वाली चिकनी उपजाऊ मिट्टी जिसका विस्तार गंगानगर और हनुमानगढ़ में है। तो आपको पता है कि घग्गर नदी वैसे भी कहाँ बहती है, तो आपको ऐसे अल्फ़ाबेट से याद रखना, जी और एच। जी का मतलब गंगानगर और दूसरा है हनुमानगढ़। प्रवेश कहाँ से करती है, तो ये हनुमानगढ़ के टिब्बी वाले क्षेत्र से प्रवेश करती है और हनुमानगढ़ से गंगानगर के बीच में ये बहती है। और जब ये पाकिस्तान में चली जाती है तो इसको हकरा भी बोला जाता है। ये बात अपन जब आगे जब अपन पढ़ेंगे नदियों के बारे में, तो आपको इसको ज़्यादा डिस्कस में या डिटेल में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि यहाँ पर जो कृषि की जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर एक काठी या बग्गी किसको बोला जा रहा है, चिकनी या उपजाऊ मिट्टी को क्या बोला जाता है, काठी या बग्गी बोला जा रहा है। और इसके अंदर ये उपजाऊ होंगे तो यहाँ पर कुछ कृषि भी की जाएंगी। तो इसके अंदर कौन कौन सी फसलें उगाई जाएगी, तो मोस्टली यहाँ पर चावल हैं, गेहूँ हैं, गन्ना है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। आपको पता है कि बासमती जो राइस है वो मोस्टली फेमस कहाँ का है, तो हनुमानगढ़ का है, क्योंकि ये चावल यहाँ पर कुछ ऐसी क्या पाई जाती है, चिकनी उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जिसको अपन काठी या बग्गी कहते हैं। फिर अपन नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर अपना क्या हो गया, जो मरुस्थल वाला जो भौतिक प्रदेश था वो यहाँ पर क्या हो गया, अपना कंप्लीट हो गया। लेकिन कुछ ऐसे अन्य बिंदु भी हैं जिसको एग्ज़ाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं खड़ीन या पलाया झील। नेक्स्ट अपन जो बात करने वाले हैं उसके कुछ मरुस्थल के अंदर कुछ ऐसे बिंदु होते हैं या कुछ ऐसे लैंग्वेज में ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको आपको ध्यान में होने चाहिए। या खड़ीन या पलाया झील किसको बोलेंगे। तो नेक्स्ट अपन को यहाँ पर ध्यान रखना है कि मरुस्थल के अंदर जब टेम्परेरी कुछ लेक्स बन जाती है, जैसे कि बारिश हो गई और कुछ समय के लिए अस्थायी क्या होती है, सैंड के बीच में क्या हो जाता है, पानी ऐसे इकट्ठा हो जाता है। ये जो रेत के धोरे होते हैं उसके बीच में क्या हो जाता है, ऐसे पानी इकट्ठा हो जाता है। और जो टेम्परेरी जो लेक्स बनती हैं इसी को अपन क्या बोलते हैं, खड़ीन या क्या बोलते हैं, पलाया झील कहते हैं। तो यहाँ पर लैंग्वेज में ऐसे लिखा हुआ है कि मरुस्थल में पाई जाने वाली अस्थायी, मतलब ये स्थायी झील नहीं होती है, क्योंकि पानी थोड़े दिन में क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। तो अस्थायी पानी की झीलों को खड़ीन कहा जाता है। और जिसमें पालीवाल ब्राह्मण मतलब जो पाली से आने वाले जो ब्राह्मण हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पर एक प्रकार की कृषि की जाती है। जब पानी थोड़ा सूख जाता है
तो ऐसे दलदली भूमि बन जाती है, तो उसमें क्या की जाती है, कृषि की जाती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, खड़ीन कृषि कहते हैं, की शुरुआत की गई। और इन्हीं जिलों में मुख्यतः रबी की फसलें बोई जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये झील मुख्यतः जैसलमेर के उत्तरी भाग में पाई जाती है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि जो खड़ीन या प्लाया झील है मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो जैसलमेर के उत्तरी भाग में पाई जाती है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं रन या टाट। रन किसको बोलेंगे या टाट किसको बोलेंगे। मरुस्थल में पाई जाने वाली लवणीय, दलदली एवं अनउपजाऊ भूमि को रन या टाट कहा जाता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि खड़ीन में क्या होता था कि यहाँ पर इस प्रकार से पानी ऐसे भर जाता सैंड ड्यून्स के बीच में और ये सूख जाती थी, और ये जो भूमि होती वो तो क्या हो जाती, उपजाऊ होती थी। लेकिन जो रन या टाट होगा उसमें उसके अंदर क्या पाई जाएंगी, लवणीयता पाई जाएगी, मतलब सैलिनिटी होगी। और ये जो भूमि हो रहेगी वो कैसी रहेगी, दलदली रहेगी और कैसी रहेगी, अनउपजाऊ रहेगी, मतलब ये उपजाऊ नहीं रहेगी, मतलब अनफर्टिलाइज ये सॉइल रहती है जिसके अंदर कोई भी कृषि नहीं की जाती। और इसी को क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं, रन या टाट कहा जाता है। और ये सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो जैसलमेर बाड़मेर में पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ मुख्य रन हैं या टाट है जो कि राजस्थान में पाए जाते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। देखो, एक अपने जैसलमेर की यदि अपन बात करते हैं तो इसके अंदर एक है बाकरी रन और दूसरा है अपना पोखरण, जिसके अंदर अपन को पता है न्यूक्लियर परीक्षण भी किया गया था। तो एक तो जैसलमेर के अंदर दो मुख्य हैं, एक तो बाकरी और दूसरा है पोखरण। बाड़मेर में पाया जाता है उस रन का नाम है थोब, और जोधपुर के अंदर पाए जाने वाले हैं एक तो फलोदी और दूसरा उसका नाम है बाप रन। ये भी आपको ध्यान रखना है। बाप का आपको मोस्टली ध्यान रखना है कि ये पूछ लिया जाता है कि बाप रन कहाँ स्थित है, तो जोधपुर के अंदर स्थित है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं चूरू के अंदर। तो चूरू के अंदर एक तो है ताल छापर और दूसरा है परियारी रण, जो कि शेखावाटी के अंतर्गत आते हैं। अब आपको एक और शब्द मैं आपको बता रहा हूँ जो सिमिलर दिखा, तो मैं आपको बताने की ज़रूरी समझता हूँ। तो एक आप शब्द यहाँ पर पढ़ते हैं बाकरी, जो किसके अंदर है, जैसलमेर के अंदर, और ये क्या है, एक रण या टाट का नाम। दूसरा अपना आता है बाकर। तो बाकर किसको बोलेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो सिरोही में स्थित छोटी पहाड़ियाँ जो अरावली पर्वत का क्या है, भाग है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, बाकर कहते हैं। कभी भी आपको भाकर ऐसा शब्द पूछा जाए तो कहाँ पे स्थित है, तो सिरोही के अंदर, वो भी कौन सी, अरावली पर्वत का ये पार्ट है, जो कि छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती है सिरोही के अंदर, उसी को अपन क्या बोलते हैं, बाकर बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वैसे मैंने बोराट और भोमट ये पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, वो भी आपको वीडियो देखनी चाहिए। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं वाटर बेल्ट या लाठी सीरीज या जल पट्टी, या इसको अपन क्या बोलते हैं, लाठी सीरीज भी कहते हैं। एक अपने पढ़ा राठी प्रदेश, एक दूसरा अपना क्या आता है, लाठी सीरीज, दोनों अलग अलग। राठी प्रदेश जिसको मैंने आपके इसी वीडियो में आगे की तरफ बता दिया था। अब बात आती है लाठी सीरीज। तो लाठी सीरीज किसको बोलेंगे, तो ध्यान रखना, जो जल पट्टी है ये मुख्यतः जो क्षेत्र रहेगा, इसके लिए क्षेत्र रहने वाला अपने कौन सा, जैसलमेर ही रहने वाला है। तो जैसलमेर में दो स्थान देखने को आपको मिलते हैं। एक तो आपको देखने को मिलता है पोखरण और दूसरा आपको देखने को मिलता है मोहनगढ़। इसके बीच में, मतलब इसके बीच में भूमि के अंदर की तरफ एक वाटर बेल्ट है, जिसी को अपन क्या बोलते हैं, जल पट्टी या लाठी सीरीज बोलते हैं। ध्यान रखना ये कहाँ से कहाँ तक स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है पोखरण से लगाकर मोहनगढ़ के बीच। दोनों जो स्थान है वो कहाँ, किसके अंतर्गत आते हैं, जैसलमेर के अंतर्गत ही आते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और इसके बीच में मतलब इनलैंड क्या है, पानी की एक जल पट्टी है, इसी को अपन बोलते हैं लाठी सीरीज। और यहाँ जो पानी स्थित है, क्योंकि आपको पता है कि अपन इस प्रकार से, यदि इसको मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताऊं तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से मैप के द्वारा मैं आपको ये दिए, जैसे राजस्थान का मैप है, थोड़ा सही तो नहीं बना है, फिर भी आप समझने की थोड़ी कोशिश करना इसको। तो आपको पता है कि ऊपर की तरफ जैसे दो डिस्ट्रिक्ट है अपने यहाँ पर, एक तो अपना हनुमानगढ़, एक दूसरा है गंगानगर, और फिर आप यहाँ पर देखते हैं बीकानेर, और यहाँ पर अपन देखते हैं जैसलमेर। नीचे की तरफ अपन आता है तो बाड़मेर है, इस प्रकार से ये। तो आपको पता है कि एक नदी है जिसको अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा। तो एक नदी आती है जिसका नाम क्या है, गग्गर नदी। तो गग्गर नदी
ये गग्गर नदी जैसे शिवालिक पहाड़ी से आती है और इस प्रकार से बहती है, मतलब हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर। लेकिन आपको पता है कि प्राचीन समय में एक और नदी बहती थी जो कि राजस्थान के अंदर, जिसका नाम था सरस्वती रिवर, जिसका कुछ ऐसे इस प्रकार से उसका एरिया था और ये इस प्रकार से बहती थी। मतलब इस प्राचीन समय में इसका यदि एरिया देख, अभी ये भूमि के ऊपर आपको दिखाई नहीं पड़ती है। मतलब ये नदी आपको जो सरस्वती रिवर है वो आपको भूमि के ऊपर दिखाई नहीं देती है, लेकिन इसका जो नीचे की तरफ जो अवशेष बचा हुआ है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर जो इसका पानी है वो यहाँ पर जमा है। क्यों जमा है? क्यों आपको पता है ये वाला जो जगह है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, यहाँ पर क्या है, भूमि के नीचे जिप्सम का ज़्यादा जमाव है। जो जिप्सम होता है वो यहाँ पर चट्टाने नीचे की तरफ स्थित है। जो ये पानी होता है वो ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं जा पाता और इस यहाँ पर क्या है, जमा है। तो ये जैसलमेर के अंदर पोखरण से लगाकर और मोहनगढ़ के बीच 60 किलोमीटर का जो एरिया है वहाँ पर क्या है, ये जल स्थित है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, लाठी सीरीज बोलते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। और इस पानी को क्या करते हैं कि कुछ लोग अपने उपयोग के लिए बाहर निकालते हैं। तो जो जैसलमेर के अंदर जो चांदन गांव है वहाँ पर क्या किया गया, कुछ नलकूप लगाए गए और वहाँ से क्या करते हैं, इसको पानी को बाहर निकालते हैं और आसपास के एरिया में भेजा जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, थार का गढ़ा बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से जो पानी निकाला जाएगा वो थार के अंदर जो रेगिस्तान है जहाँ जहाँ पानी की कमी है। फिर अपन नेक्स्ट बात करने वाले थे कि जो चांदन गांव है जैसलमेर के अंतर्गत आता है, वहाँ पर कुछ क्या किया गया, नलकूपों लगाए गए हैं और उसी के द्वारा इस पानी को क्या करते हैं, इस वाटर बेल्ट के जो पानी है इसको अपनी उपयोगिता के अनुसार बाहर निकाला जाता है और आसपास के एरिया में भेजा जाता है। तो इसीलिए इस क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं, थार का गढ़ा बोलते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे अप्लाई हो सकता है कि थार का गढ़ा किस गांव को कहते हैं, तो चांदन जो गांव है जैसलमेर के अंदर उसको थार का गढ़ा कहते हैं। दूसरा अपना क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि लाठी सीरीज कहाँ स्थित है, तो किसके अंदर स्थित है, तो जैसलमेर के अंदर। और कौन कौन से क्षेत्र के बीच में स्थित है, तो पोखरण से लगाकर मोहनगढ़ के बीच में 60 किलोमीटर का जो एरिया है उसके नीचे की तरफ पानी स्थित है, जमा है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, लाठी सीरीज कहते हैं या जलपट्टी कहते हैं। इसी लाठी सीरीज के ऊपर कुछ ऐसे ग्रीन कलर की घास उगती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेवण घास बोलते हैं। ये घास जो होती है इसके अंदर मुख्यतः अपना जो गोडावन जो पक्षी हैं, जो अपना राज्य पक्षी हैं, वो इसकी क्या है, मुख्यतः चरण स्थली है। ये यहीं पर क्या करता है, निवास करता है और यहीं पे अपना प्रजनन की प्रक्रिया पूर्ण करता है। तो ये जो सेवण घास है वो कहाँ पे पाई जाएंगी, तो भी आपको ध्यान रखना है। इसके लिए भी आपका जो आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, जैसलमेर के अंदर। वो भी कौन सा, जलपट्टी के ऊपर एक लाठी सीरीज के ऊपर एक प्रकार की घास पाई जाती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेवण घास कहते हैं। फिर अपन यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ थ्योरी में मैंने लिख रखा है वो आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो सरस्वती नदी के भूगर्भित जलीय अवशेष को जलपट्टी या लाठी सीरीज कहलाती है, जो मुख्यतः जैसलमेर से लगाकर पोखरण, जैसलमेर में पोखरण व मोहनगढ़ के मध्य स्थित है। जैसलमेर के दो जगह हैं, एक तो पोखरण जहाँ पर क्या हुआ था, आपको पता है कि जो परमाणु परीक्षण हुआ था वो पोखरण के अंतर्गत ही हुआ था, और दूसरा है मोहनगढ़। ये दोनों जो स्थान है वो जैसलमेर के अंतर्गत ही आता है और उसके मध्य जो स्थित है उसी को अपन वाटर बेल्ट बोलते हैं। जलपट्टी पर चांदन गांव में नलकूप सर्वाधिक हैं जिन्हें थार का गढ़ा कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि यहाँ से क्या किया जाता है, पानी निकाला जाता है किसके द्वारा, नलकूप लगा के। तो इसी को अपन चांदन गांव को क्या बोलते हैं, थार का गढ़ा कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें जलपट्टी पर पाई जाने वाली एक प्रकार जो घास है जिसको अपन सेवण घास बोलते हैं, और ये गोडावन की क्या है, चरण स्थली है, क्योंकि यहाँ पर जो गोडावन है पक्षी, जो राज्य पक्षी है वो यहाँ पर निवास करता है। फिर नेक्स्ट अपने बात आती है कि राजस्थान में सरस्वती नदी का दूसरा भूगर्भित जलीय अवशेष आपको एक तो बायतू, बाड़मेर और सांचौर जालौर क्षेत्र में देखने को मिला है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा ये आपको लेक्चर लगा है। धन्यवाद।